दोस्तों, क्या आपको पता है पिछले साल इंडिया में कितने लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हुए होंगे? 10,000, 50,000 या शायद 1 लाख? रियलिटी इज गोइंग टू शॉक यू। सिर्फ 2025 में इंडिया में फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की 24 लाख से भी ज्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई। मतलब हर दिन लगभग 6,500 से ज्यादा लोग। और अगर 2026 की बात करें तो सिर्फ जनवरी से जून के बीच ही 12.71 लाख कंप्लेंट्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। और सबसे शॉकिंग फैक्ट्स, 2021 से 2025 के बीच पूरे इंडिया में 65.9 लाख से ज्यादा साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए। सोचिए, 65.9 लाख। मतलब सिर्फ क्रिमिनल्स ही स्मार्ट नहीं हो रहे, स्कैम्स भी हर साल और ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है, या तो आपके साथ या आपके किसी दोस्त, रिलेटिव या फैमिली मेंबर के साथ कभी ना कभी यूपीआई स्कैम की कॉल जरूर आई होगी। क्योंकि आज स्कैमर्स रैंडमली अटैक नहीं करते, वो आपके इमोशंस को हैक करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर कल सुबह आपके अकाउंट से 50,000 या 2 लाख गायब हो जाए, या बैंक अकाउंट ही खाली हो जाए, तो क्या आपको पता है सबसे पहले 10 मिनट में आपको क्या लीगली काम करना चाहिए? क्या बैंक आपकी हेल्प करेगा? क्या पुलिस एफआईआर लिखेगी? क्या पैसे वापस मिल सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन लॉ आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है? आज की वीडियो में हम यूपीआई स्कैम्स को सिर्फ समझेंगे नहीं, हम सीखेंगे कि स्कैम्स होने के बाद एक कॉमन इंडियन सिटीजन को लॉ के हिसाब से एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो वेलकम टू लॉ जानू चैनल। ठीक है, तो इस चैनल पे मैं आपको सारी लॉ से रिलेटेड कंटेंट बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिकली ये समझते हैं कि ये जो यूपीआई स्कैम है ये है क्या। ठीक है, क्योंकि अगर मैकेनिज्म समझ गए तो आप कभी विक्टिम नहीं बनोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या आजकल कॉमनली चल रहा है। ठीक है, तो एक तो फोन कॉल बहुत कॉमन है, तो इसके अलावा क्या क्या चल रहा है, यूपीआई फ्रॉड क्या है, ये सब कुछ समझते हो। तो सबसे पहले फेक कस्टमर केयर नंबर्स। ठीक है, अब जैसे कि हेल्पलाइन नंबर्स जो होते हैं, जो जैसे आप गूगल करते हो, मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो। ठीक है, प्रोडक्ट खराब आ गया, आप गूगल पर सर्च करते हो फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर, सबसे ऊपर एक नंबर लिखा है, आप कॉल करते हो, लेकिन वो फ्लिपकार्ट नहीं, मान लो कि स्कैमर का नंबर हो जाता है। तो वहां पे आपका एक सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको फेक नंबर्स के थ्रू आपसे बोलेंगे कि हाँ हाँ, आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए हमारे साथ, आपको एक फेक ऑर्डर मैसेज के थ्रू फेक टिकट जनरेट करके दे देंगे। ठीक है, कंप्लेंट इशू जनरेट करके दे देंगे। और वहां पे फिर आपसे कहेंगे कि ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन करा देंगे इस तरीके से। और आपके बैंक डिटेल शेयर आउट हो जाएंगे, और बैंक डिटेल जैसे एक बार शेयर हुए, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन गई, तो आपका समझ लो कि बैंक तुरंत तुरंत खाली कर सकते हैं वो। ठीक है, तो एक तो ये कॉमन तरीका। ठीक है, फेक कस्टमर केयर नंबर्स आप गूगल से मत लिया करो, ऑफिशियल ऑथेंटिकेटेड जो वेबसाइट्स होती है उनसे लिया करो। ठीक है, ये बचने का एक तरीका। दूसरा है क्यूआर कोड स्कैम। देखो, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट सभी करते हैं, ठीक है, आज के डिजिटल ट्रांजेक्शन में। और कई बार आपके पास क्यूआर कोड की वो भी आती है, स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, कभी आपके दोस्त ने शेयर आउट कर दिया वो स्क्रीनशॉट, कहा कि इस पे पेमेंट कर दो, तो आप जनरली कर भी देते हो, या आप जब ऑनलाइन दुकान पे पेमेंट करते हो तो भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। बट सिनेरियो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका क्यूआर कोड स्कैम ना हो, तो बेसिकली आप जब भी स्कैन करो कोड, आप कंफर्म करो, रीचेक करो अपने जिस भी दुकानदार या वेंडर से आप जिसको पेमेंट करो, या जिस फ्रेंड ने आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा हो, उसे कंफर्म करो कि भाई इसी नाम से जो पेमेंट आईडी है वो है कि नहीं। एक बार कंफर्म करो, रीश्योर करो, और उसके बाद पेमेंट करो। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि दुकान के बाहर एक क्यूआर कोड नहीं, तीन चार क्यूआर कोड लगे होते हैं। और जो स्कैमर्स होते हैं कई बार अपने क्यूआर कोड लगा के चल जाते हैं, और जो कस्टमर्स होते हैं वो जल्दीबाजी में बेसिकली स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, और वहां पे उनके साथ स्कैमिंग शुरू हो जाती है। वहां पे जो वेंडर्स होते हैं उनके पास भी नहीं जाता है, और एक्चुअली में आपके पास हो सकता है क्यूआर कोड से बैंक डिटेल्स भी शेयर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज जरूर चेकआउट किया करो। दूसरा, यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट स्कैम। यहाँ पे आपका बेसिकली आपसे नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि आईआरसीटीसी के आपने ऐप यूज किया हो कभी, या आपने कभी टिकट बुक किया हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको, अगर आपने यूपीआई पेमेंट से टिकट की बुकिंग कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली ऐप पे भेजता है, जो भी आप यूपीआई ऐप यूज करते हो पेमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल गूगल पे, टीएम, फोन पे, कुछ भी हो, XYZ। तो वहां पे आप जाते हो तो वहां पे डायरेक्ट आपको पेमेंट दिखता है नोटिफिकेशन में, आप वहां से डायरेक्ट पे करते हो। बट यही एक चीज है कि यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट स्कैम यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी वेबसाइट को यूज कर रहे हो, ठीक है, वहां से पेमेंट लिंक शेयर आउट होती है। ठीक है, वहां पे आपकी यूपीआई ऐप पे जाते हो, और एग्जैक्टली आप वेरीफाई नहीं करते हो। कई बार स्कैमर्स बीच में जो होते हैं वेबसाइट्स को हैक करते हैं, वेबसाइट्स के बीच में इंट्रोड्यूस होते हैं, और वहां से वो आपको दूसरे पेमेंट गेट आउट पे लेके जाते हैं, और वहां से आपके साथ स्कैम हो जाता है। ठीक है, तो आप कंफर्म जरूर किया करो। ठीक है, एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही पे किया करो। दूसरा, स्क्रीन शेयरिंग एप्स स्कैम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनी डेस्क, टीम व्यूअर, इस तरीके के एप्स होते हैं जो आपको स्कैमर बोलता है इंस्टॉल करने के लिए, और आप इंस्टॉल करते हो तो आपका जो पूरा स्क्रीन है वो शेयर आउट होता है। और एक बहुत कॉमन जो इस समय अभी करंटली चल रहा है इंडिया के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको, कि देखो अभी स्कैम कैसे चल रहा है, ये स्क्रीन शेयरिंग वाला बड़ा अभी इस समय कॉमन चल रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कई सारे आपने देखा होगा कि जॉब नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का आ जाता है। ठीक है, कई बार तो इस तरीके के स्कैमर्स का तो ग्रुप बनाए रहते हैं, वो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जोड़ेंगे। ठीक है, वहां से क्या करते हैं कि वो आपको डेली टास्क देते हैं। ठीक, डेली टास्क आप करते हो, और उसकी स्क्रीन शेयर या अपने प्रोजेक्ट को ऐसे बताते हुए आपसे कहेंगे एक दिन
क्योंकि भाई मीटिंग है, मीटिंग में आप अपने प्रोजेक्ट को शो आउट करो कि आपने क्या किया, कैसे किया। और कई लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशंस वगैरह अपने मीटिंग में अलाउ कर देते हैं सेम टाइम पे, जैसे मैसेज आया तो दिख जाता है। कंप्यूटर से अगर आपने मीटिंग ज्वाइन की है तो अगेन कई लोगों का लैपटॉप वगैरह कनेक्टेड रहता है जिसमें कॉल मैसेजेस सारी चीज़ें डायरेक्टली दिख जाते हैं। तो ऐसे में वो उस समय आपसे आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेंगे, ओटीपी शेयर वगैरह भेजेंगे जो कि स्क्रीन पे शेयर आउट हो जाएगा, और वो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी स्क्रीन पे वो ओटीपी दिखी, और वहां से उन्होंने टेकआउट किया, पूरा पूरा बैंक खाली कर दिया। तो ये एक बहुत कॉमनली अभी चल रहा है, इससे जरूर बच के रहना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके किसी भी रिलेटिव के साथ, किसी भी दोस्त के साथ, किसी भी छोटे भाई बहन के साथ ऐसा चीज ना हो, ठीक है। और सबसे कॉमन जो है वो फेक केवाईसी अपडेट मैसेजेस हैं, जो अभी करंटली या पहले भी जो आपने सुना होगा कि बैंक से आता है, बैंक के नाम से आपको स्कैमर्स कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे कि आप अपडेट कर लो अपना केवाईसी, ठीक है, आपका पेंडिंग है, आपका बैंक फ्रीज हो जाएगा, आपका बैंक काम करना बंद करेगा, आपका ट्रांजेक्शन रुक जाएगा। तो आप पैनिक होकर वहाँ पे डिटेल शेयर आउट कर देते हो, ओटीपी वगैरह, और वहाँ पे आप फंस जाते हो। तो ये बहुत कॉमन है, इससे जरूर आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये होता क्या। पर इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साइकोलॉजी, पीपल क्यों फॉल कर जाते हैं इन स्कैम्स में। तो वहाँ साइकोलॉजी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या स्कैम सिर्फ उनके साथ होता है जो इंटेलिजेंट नहीं होते, या बिल्कुल नहीं, ठीक। स्कैमर्स यूज फियर, अर्जेंसी, अथॉरिटी, ट्रस्ट, ग्रीड, क्यूरोसिटी, ये सारी चीजें हैं जो स्कैमर्स यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक इमेजिन करो, आप हॉस्पिटल में हो, किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब है, उसी टाइम पे बैंक का फेक कॉल आता है, क्या आप कामली वेरीफाई करोगे? शायद नहीं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि सर सैलरी क्रेडिट होने वाली, अकाउंट वेरीफाई करो। अगेन यहाँ पे भी आप एक्साइटमेंट में आ सकते हो। स्कैमर टेक्नोलॉजी वैसे भी नहीं यूज करते, वो ह्यूमन इमोशंस को हैक करता है, ठीक है। वहां पे आप फंसे तो आपका बैंक खाली हो जाएगा। अब सेकेंडली चलते हैं कि ये तो एक कॉमन चीज़ है कि अर्जेंसी, फियर, एक्साइटमेंट, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है लोगों को, और ऐसे में वो फंस जाता है। और इस तरीके की साइकोलॉजी में सबसे तेज कौन फंसता है? स्टूडेंट फंसते हैं, जो रिटायर्ड पेरेंट्स हैं वो फंस जाते हैं, रिटायर्ड लोग जो हैं वो फंस जाते हैं, ठीक है। सेम टाइम पे जो आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, उस समय पैनिक कर रहा हो किसी सिचुएशन को लेकर, चाहे जैसे हॉस्पिटल का मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे सिचुएशंस में लोग बहुत तेजी से फंस जाते हैं, वो थॉट आउट नहीं कर पाते। तो मेरा कहना है कि समय लो, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से लॉज आपके लिए बने हैं इंडियन लॉ के अंदर। तो यहाँ पे लॉ क्या करता है? तो सिंपली अगर कोई आपका ओटीपी, पासवर्ड, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स या डिजिटल आइडेंटिटी यूज करता है, तो ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी थेफ्ट है, जो कि सेक्शन 66 में आ जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जैसे मान लो कि आप खुद ही अपने बैंक ओटीपी वगैरह खुद से यूज कर रहे हो, तो आप अपनी खुद की आइडेंटिटी यूज कर रहे हो किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए बैंक के अंदर, जैसे मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो आप बैंक का, वहां पे आप कोई भी वेरिफिकेशन कर रहे हो, कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, तो आपके पास जो ओटीपी आ रही है मोबाइल में, आप खुद यूज कर रहे हो, तो वो आपकी आइडेंटिटी आप खुद यूज करो। बट अगर सेम टाइम पे वही सेम ओटीपी कोई दूसरा पर्सन आपकी जगह यूज करता है, ठीक है, स्कैमर की तरह, ठीक, तो वो वहां पे आइडेंटिटी थेफ्ट यूज कर रहा है। अब चाहे वो ओटीपी यूज कर रहा हो, चाहे डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहा हो, पासवर्ड यूज कर रहा हो, हैकिंग कर रहा हो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें आइडेंटिटी थेफ्ट में आ जाता है, जिसमें कि मिसयूज वगैरह होता है। दूसरा है सेक्शन 66D, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, फेक बैंक ऑफिसर, फेक कस्टमर केयर, फेक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये सारी चीजें मतलब बेसिकली दूसरे की आइडेंटिटी शो ऑफ करना, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपसे बोलता है कि वो बैंक का एम्प्लॉय है, ठीक, और एक्चुअल वो नहीं है, और वो आपसे पर्सनल डिटेल्स आपकी मांग रहा है, और यहाँ पे ये सारी चीजें चीटिंग के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 66D लगता है। तो क्या सिर्फ यही दोनों है आईटी एक्ट 2000 के अंदर जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा इस तरीके की एक्टिविटी में? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे फैक्ट्स और लॉज के आपके फैक्ट्स और जो पूरा केस सिनेरियो, उसके हिसाब से लॉस चेंज भी होते हैं, एक्स्ट्रा लॉस भी लग सकते हैं, जो कि जैसे कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में आया है, जो कि चीटिंग भी आप लगा सकते हैं, कॉमनली सेक्शन 318 भी लग सकता है, और फॉर्जरी भी लग सकता है, कॉमनली सेक्शन 336, ठीक है। अब चीटिंग और फॉर्जरी में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, चीटिंग क्या होता है? चीटिंग बेसिकली आपको गलत फैक्ट्स बता के आपको चीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपसे अर्जेंसी क्रिएट किया, ठीक, कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा अगर आपने ये अपडेट नहीं किया तो, पर्टिकुलरली, और ओटीपी मांगा, तो यहाँ पे ये चीटिंग है। बेसिकली आपको एक बैंक एम्प्लॉय बन के चीट किया गया, ठीक है, तो यहाँ आप चीटिंग लगा सकते हो। फॉर्जरी बेसिकली क्या है कि गलत डॉक्यूमेंट्स, गलत आपके आईडीज का इस्तेमाल करना, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर करना, ठीक है, सिग्नेचर करना, सेम टाइम पे पैन का यूज कर देना, आधार का यूज कर देना, ठीक है, वो फॉर्जरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, डिटेल्स शेयर आउट करने के लिए। जैसे आपने अभी कॉमनली सुना होगा कि इस समय स्कैमर्स क्या कर रहे हैं कि आपका जो फोन नंबर है वो डायरेक्टली डिजिटल सिम ऑफिस में जाते हैं, जो कंपनीज के सिम होते हैं, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, ये सारी ऑफिस में जाके आपके एक फेक आईडी से आप ही के नाम पे दूसरी सिम ले लेते हैं। तो होता क्या है कि आपके फोन में जो सिम है वो ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है, वहां पे सिग्नल नहीं आ रहा, 30 मिनट्स हो गए, और 1 घंटे के अंदर वो नए सिम में एक्टिवेशन करके, सिग्नल ला के, ओटीपी वगैरह वेरीफाई करके ये सारी चीजें स्कैम कर दे रहे हैं। तो ये फोर्जरी के अंदर आ जाता है। अब ऐसे मामले में आप क्या करो? तो ऐसे मामले में आप क्या करोगे, आप खुद सोचो। क्या आप बैठे रह जाओगे या आप कुछ एक्टिविटी करोगे? तो सबसे पहले टेंशन नहीं लेना, ठीक है।
सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 9:30 पे कॉल करना, 1930 आपका कॉल है, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पे आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करोगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपका ट्रांजेक्शन वहीं पे इंटरसेप्ट हो और वहाँ से आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले कॉल करो 19:30 पे, वीडियो को शेयर आउट करो अपने रिलेटिव्स तक, फ्रेंड्स तक, ताकि वो इस कॉल नंबर को जरूर जाने, अपने फ़ोन नंबर में जरूर रखें, अगर ऐसा कभी हो जाता है तो वो इस चीज़ की हेल्प ले पाए। सेकेंडली, रिपोर्ट करो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे, जो कि एक ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है साइबर क्राइम का। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड यहाँ पे, और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके रखना। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप स्क्रीनशॉट्स लो, ट्रांजेक्शन्स के मैसेजेस रखो, कोई नंबर है तो नंबर का स्क्रीनशॉट लो, अगर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो रिकॉर्डिंग रखो। ये सारी चीज़ें आप एविडेंस के तौर पे कलेक्ट करो, ठीक है। उसमें कुछ सोचना नहीं। और जब आप यहाँ पे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे आप अप्लाई क्राइम को रिपोर्ट करोगे तो वहाँ पे वो एविडेंसेस के तौर पे श्योर आउट भी करना। तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले उसके बाद अपने बैंक को जरूर कॉल करो, वहाँ पे अपने बैंक को फ्री, आपका जो अकाउंट है वो उसको फ्रीज आउट करो, ब्लॉक करो, अपने कार्ड्स को डिसेबल करो, अपने यूपीआई एक्सेस को तुरंत के तुरंत, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के फर्दर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कंटिन्यू ना कर पाए इसलिए, ठीक है। स्टेप्स 4 और 5 की बात करें तो एविडेंस और कंप्लेंट की बात करेंगे, ठीक है। जिसमें कि मैंने आपसे बता के रखा कि आप एविडेंस कलेक्ट करो, चैट मैसेजेस, ईमेल्स, यूपीआई आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, ये सारी जरूरी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कलेक्ट करके रखो। फाइल करो एक कंप्लेंट, कीप करो एक्नॉलेजमेंट, सब कुछ जरूर चेकआउट करते रहो। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है कि क्या आपका पैसा वापस आ पाएगा, तो कोई गारंटी नहीं कि रिफंड हो ही जाए, बट चांसेस जरूर हैं, तो चांसेस क्रिएट जरूर करो, ठीक है। मैं आपको झूठ बोलकर व्यूज नहीं लेना चाहता हूँ। बेसिकली रिकवरी जो है डिपेंड करता है टाइम, बैंक, इन्वेस्टिगेशन, मनी ट्रेल, ठीक है। जितनी जल्दी कंप्लेंट करोगे उतने ज्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप यूपीआई प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, यूपीआई फ्रॉड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो शेयर मत करो ओटीपी, ये सबको ही बताएगा आपको, ठीक है। नेवर अप्रूव अननोन कलेक्ट रिक्वेस्ट, कभी भी अप्रूव मत करो कलेक्ट रिक्वेस्ट को, जल्दीबाजी में आप अप्रूव कर जाओगे तो वहाँ फंस जाओगे। कई बार जब कलेक्ट रिक्वेस्ट आए भी, अगर जेन्युइन भी है तो एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर किया करो। नेवर इंस्टॉल एप्स फ्रॉम अननोन लिंक्स, ये तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती है, जो इंटरनेशनल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत यहाँ से होती हैं। वेरीफाई करो कस्टमर केयर नंबर्स को, ठीक है, ऑफिशियल बैंक पेजेस के या किसी भी ऐप के या किसी भी फ्लिपकार्ट अमेजन के ऑफिशियल नंबर्स के ही कॉल करो। इनेबल कर लो ऐप लॉक ट्रांजेक्शन अलर्ट्स, ताकि आप कैच कर पाओ अनऑथराइज एक्टिविटी जैसे ही वो होता है, ठीक है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बिगेस्ट मिस्टेक इज इन गेटिंग स्कैम, इट इज वेटिंग टू लॉन्ग टू रिपोर्ट इट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बेसिकली आप जितना वेट करते हो आपके चांसेस उतने ज़्यादा हैं कि आप पीछे हटते जाते हो, और आपकी रिकवरी जो रिफंड का जो प्रोसेस है वो बहुत कम हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। बाकी स्कैम होना शर्म की बात नहीं है, स्कैमर साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन स्कैम होने के बाद चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए सिर्फ 3 बातें, रिपोर्ट इमीडिएटली, एविडेंस प्रिजर्व करिए, पैनिक मत करिए, लॉ को अपना काम करने दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंटेंट कमेंट सेक्शन ओपन है, तो अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक लॉक के बारे में जानना है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए, ताकि इन फ्यूचर मैं आपको उस पर जरूर कंटेंट बना के देखूं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली बहुत बढ़िया लॉ से रिलेटेड अपडेट्स मिलने वाले हैं रेगुलरली। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।